देखिए है बड़ी धमाकेदार क्लास और सेशन ये। कारण ये हम इसमें देखो क्या करने वाले हैं, देखो जरा फटाफट से क्या करने वाले हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 150 प्लस एमसीक्यू, सिर्फ 150 प्लस में कुछ भी आ सकते हैं, है ना। अब सुनो जरा ध्यान से, ये कौन कौन सी क्लास के लिए वैलिड है पहले मैं ये बता दूं, मतलब कौन कौन सी क्लास के बच्चे देख सकते हैं इसको। सबसे पहले सीए फाउंडेशन वाले वो भी देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह के लिए किसी भी चीज के लिए उसमें पूछा जा सकता है। सीएमए फाउंडेशन वालों के लिए तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीएमए इंटर वाले बच्चे भी जो 30% एमसीक्यू आते हैं वो उसमें से आपको काफी सारे एमसीक्यूज दिखने को मिलेंगे। मतलब 3 क्लास के बच्चे, और सीएस वाले तो है ही, खैर कहां गया, और सीएस वाले बच्चे, सीएस वाले बच्चों के लिए भी ये वाली क्लास है, क्योंकि उनका पेपर ही जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आता है। मतलब 4 क्लास के बच्चे के लिए ये एमसीक्यूज हैं, रेलेवेंट है, मतलब सब देख सकते हैं और सभी के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 110% आपको दिख जाएंगे। और ऐसा कोई टॉपिक या कंसेप्ट नहीं है जो इसमें छोड़ दिया गया हो। मतलब जितने भी आपने 6 की 6 यूनिट्स पढ़ी ना, ब्रीच और ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, सब जगह से एमसीक्यूज यहां पर कवर्ड है। सेक्शन वगैरह सारी चीजें, आपकी कुछ नॉलेज डिस्कस करेंगे। और 150 प्लस मतलब अराउंड 170 क्वेश्चंस हैं इसमें। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, आपको पता नहीं था या आप गलत करने वाले हैं, मैं उस पर स्टार लगा दूंगा। मतलब इस क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ के जाना है, अदरवाइज तो आप सही कर देंगे बाकी क्वेश्चन को। ठीक है, अब फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं हम कितनी देर में इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू किए होंगे कि आपको बाकी के ऑप्शंस भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने होते कि इसका मतलब क्या है, क्यों आंसर नहीं हुआ, तो वो भी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि बताइए थियोरेटिकल क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया सितंबर में, 1 सितंबर 1872 में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा आया था। अगला चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां अप्लाई होता है बताइए, सभी स्टेट्स में, किसको छोड़ के, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ व्हाट, इंक्लूडिंग लिखा है मैंने, तो मुझे कौन सा आंसर लगाना है, एक्सक्लूडिंग, मतलब आंसर नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात समझ आती है, आगे चल लेते हैं। अब आ जाते हैं, हाँ अभी नहीं। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एटलीस्ट कितनी पार्टीज, 2, कम से कम पूछा है इसने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। और रेसिप्रोकल का मतलब पहले आप मेरे बदले ये करो और मैं आपके लिए ये करूं, यही होता है रेसिप्रोकल का मतलब। आगे चलते हैं, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसे क्या बोलते हैं जल्दी बताइए। कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे, ऑफर बोलेंगे, एक्सेप्टेंस। पहले मुझे ये बताओ कौन कौन सा नहीं हो सकता इसमें, ऑफर नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 में अब डाउट है, कॉन्ट्रैक्ट भी है और एग्रीमेंट भी है। आप क्या किसके साथ जाना चाहेंगे, मैं इसे जूम आउट कर देता हूं और जरा देखिए इसको, एग्रीमेंट के साथ जाना है। और रीजन क्या है इसका, सिंपली बिकॉज ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। आप कहीं भी देखिए कि आपको इन्फोर्सेबिलिटी दिखे नहीं, और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी मिलाकर होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ज्यादा ऑप्शन सही कौन सा रहेगा जल्दी बताइए, एग्रीमेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, जिसमें हमें डाउट में गलती से कॉन्ट्रैक्ट ना लगा दें, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क भी कर दिया कि एक बार ध्यान से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़िए जरा आप भी, क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कौन सा सेक्शन ऐसा बताता है, सेक्शन 2H। क्या ये हमने पहले पढ़ रखा है और बहुत आसान वाली बातें हैं। उन्होंने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहला ऑप्शन जिसमें फ्री कंसेंट होता है, जिसमें कंपिटेंट पार्टीज होती है, और लॉफुल एग्रीमेंट। ये तीनों बातें बताओगे कहां लिखी गई हैं, कौन से सेक्शन में। मैं अगर एमसीक्यू बताऊंगा तो मैं तो ये वाला एमसीक्यू बनाऊंगा कि बताइए ये तीनों बातें कौन से सेक्शन में लिखी गई है। और असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा है, याद है आपको। और इसमें आंसर क्या होगा बताइए, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कॉन्ट्रैक्ट क्या क्रिएट करता है, राइट, ऑब्लिगेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लॉफुल राइट, क्या क्या क्रिएट करता है बताइए। तो जो करेक्ट आंसर है इसे हम बोलते हैं मोर एप्रोप्रिएट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एप्रोप्रिएट एज पर लॉ जो है वो आंसर क्या होगा आपका, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू इट। अब आप बोलोगे सर ए भी हो सकता है, तो क्या एमसीक्यूज का मतलब करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग होता है या मोस्ट एप्रोप्रिएट आउट ऑफ, मोस्ट एप्रोप्रिएट, एंड आंसर इज बी। क्या मेरी बात समझ में आती है, स्टार मैंने क्यों लगाया बताओ, क्योंकि ये गलत हो सकता है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बार पढ़ लेंगे पेपर से पहले। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इन एग्रीमेंट्स आप ऐसा ध्यान रख के चलिएगा कि मैं सेम 170 क्वेश्चंस का आपसे टेस्ट लूंगा और ये पीडीएफ मैं आपको घर पे नहीं दूंगा। जो याद रखना है यहीं पे याद रखना है, स्टार स्टार वाला कोई नहीं। पहले इसी 170 एमसीक्यूज का मैं आपसे टेस्ट लूंगा आपकी रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और कंसंट्रेशन चेक करने के लिए।
आज पढ़ा रहा हूं, कल एमसीक्यू लूंगा और यही क्वेश्चंस होंगे 1 to लेके 170। देखता हूं कितने बच्चे याद रख पाते हैं इसको। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक। इन एग्रीमेंट्स ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज, किसके मान लिया जाता है, या फिर कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, या फिर कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है, या रेलेवेंट नहीं है? बताइए क्या लगता है आपको। एग्रीमेंट जो प्योरली डोमेस्टिक नेचर के हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या उसे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, मान लिया जाएगा, क्या होगा? तो इसमें आपको लॉ वाला आंसर देना पड़ेगा, और लॉ ये कहता है कि अगर आप प्रूव कर दें क्या, सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट में कि डोमेस्टिक नेचर के ही हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। बताइए इनमें से कौन से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से जो फॉरबिडन बाय लॉ है, कर ही नहीं सकते? बताइए फटाफट से। वैलिड, इलीगल, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल है। इलीगल। क्या मेरी बात समझ आती है? क्या कुछ एमसीक्यू सिंपल भी होते हैं और कोई गलती वाले चांसेस ही नहीं है। आगे, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर। व्हाट डू यू मीन बाय बीट हियर? मारना भी होता है और पछाड़ना भी होता है, दोनों ही चीजें होती है। आपको क्या लगता है यहां पर क्या बोला जाए? पीटने की बात कर रहे हैं, पछाड़ना तो एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा एग्रीमेंट? अब पछाड़ने वाला एग्जांपल लू तो कहीं से आंसर लग रहा है आपको, हाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, पछाड़ना है भाई, इसको कुछ काम करना है। लेकिन यहां पर बीट जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? मारने पीटने को। 11th में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनकरेक्ट वाले, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि बाकी के 3 भी करेक्ट हैं, पूरी एनालिसिस आनी चाहिए। तो पहला पढ़ते हैं, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात सही है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या ये बात सही है? नहीं, यही फॉल्स है। और पढ़ लेते हैं एक बार। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। क्या ये बात सही है? यस। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। क्या बिल्कुल सही लिखा हुआ है? यस। तो आंसर क्या होगा? बी। बात समझ आती है? पक्की बात है, ठीक। इज मेड बाय वर्ड्स, रिटन, एक्सप्रेस्ड। हालांकि स्पोकन भी हो सकता था। इसका मतलब मुझे करेक्ट देखना है या मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है? मैं बार बार यही समझाता हूं एमसीक्यू करने, और आपका पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड और आपको पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में आती है? मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब यहां पर क्या होना चाहिए? कौन से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एक्सप्रेस बाय, या वर्ड्स रिटन और स्पोकन। लेकिन आधी बात लिखी तो क्या दिक्कत है? हम आंसर बताएंगे। एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ऐसा एग्रीमेंट जिसका जो मीनिंग है वो अनसर्टेन है। बताइए क्या होगा? वॉइड। एग्रीमेंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, एग्रीमेंट, और सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेजेस प्रिजम्पशन ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इनमें से कौन सा मान लिया जाएगा कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? तो बताइए। पेरेंट और चाइल्ड के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? यस या नो? यस। रिलीजियस गुरु, और ये भी पढ़ा था हमने डिसिप्लिन वाला, यस। गार्डन और वार्ड का मतलब है जिसकी गार्जियनशिप में रखा गया है उसको, तो ये भी कर सकते हो। आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करके अपने फेवर में भी कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिगार्ड टू माइनर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप सब पढ़िए वाला, मैं आंसर आपसे पूछना चाहूंगा, पढ़िए और जब पूछूंगा तब बताना। जब पता चल जाए तो हैंड रेस करेंगे। जिसमें वो बेनिफिट मिलेगा उसको। फॉल्स ढूंढना है तो आप 3 सही ढूंढ लेंगे तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। एक बच्चा कह रहा है बता सकता है। चलो मैं लाइन बाय आप बताइए वैसे आंसर। एक बच्चा कह रहा है डी। मैं पहले लाइन बाय लाइन आंसर पढ़ रहा हूं, ठीक है, फिर आप बताना। एन एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। क्या ये बात सही लिखी गई है? यस। मुझे क्या ढूंढना है? फॉल्स। अ माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। आंसर इज यस। उसके बेनिफिट के लिए तो बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। By the contracts involving a minor as a beneficiary may be enforced at the option of third party. Enforce at the option of a minor cannot ratify a contract on attaining majority. अब बताइए आप, सी और डी में से एक आंसर है। सी आंसर सही है क्योंकि enforceable at the option of किसके होता है? अदर पार्टी या at the option of minor? माइनर, नॉट थर्ड पार्टी। और माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो बाद में जाके रेटिफाई नहीं कर सकता, इसी के लिए तो बोला जाता है कि माइनर से किए गए एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। अब कल को तुम बोलो 16 साल या 15 साल का था, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आज 19 साल का हो गया, साइन कर रहा है, मैं वो वाली लायबिलिटी पे करने के लिए तैयार हूं। क्या रेटिफिकेशन अलाउड है माइनर के केस में? नो। क्या ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रोविजन में लिखा हुआ है? यस। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। आगे,
ड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर, ऑक्शन सेल में, ये किसके एग्जाम्पल है? ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के हैं। क्या ये बात समझ में आती है? आगे, इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म और हिज और ऑब्लिगेशन। बताइए कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी इन्वॉल्व है? यूनिलेटरली। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इज एन, क्या होते हैं? एग्रीमेंट। अब कोई डाउट में आ जाए ऑफर एक्सेप्टेंस, तो इसका मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व है वो, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जी के अंदर आते हैं। आगे, एन इज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या अभी पढ़ा था ये ऐसा क्वेश्चन? किसके लिए है बताइए? डेफिनेशन किसके है? एग्रीमेंट। कौन से सेक्शन में आती है बताओ? 2E। आज ही हमने नया पढ़ा, हालांकि पहले भी पढ़ रखा है सेक्शन, तो ठीक है। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस इनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या होते हैं बताइए? अब देखो, एग्रीमेंट लिख दिया प्लस क्या लिख दी? इनफोर्सेबिलिटी। तो क्या 2H ही बोल रहा है, यानी कि क्या आंसर है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहे हैं एमसीक्यूज? पक्की बात है। आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। द डेफिनेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कर रहे हैं, सेलमेंट्स ने बनाई थी, मैंने इसके अंदर स्टार मार्क कर दिया है, आप चाहें तो एक बार इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट, बताइए फटाफट से। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा, ऐसा एमसीक्यू में आ गया, तो बताइए क्या करेंगे इसमें? वही अब देखते हैं आपकी कि मतलब क्या दिमाग चलता है। आप बताइए क्या आंसर हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए क्यों है? देखो, ए बात किसकी हो रही है, इसीलिए आंसर क्या होगा? कॉमर्शियल डीलिंग का। अदरवाइज तो सोशल नेचर के कहां होते? तो दिमाग लगाइए पूरा एमसीक्यूज में कि क्या हो सकता है। आगे, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट कितनी पार्टीज? 2 पार्टीज। ये भी हमने पढ़ रखा है क्या? यस, असेंशियल्स में। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय, बताइए कौन क्रिएट करता है? स्टेट, स्टैट्यूट, कस्टम या पार्टीज? पार्टीज एग्रीमेंट करके क्रिएट करते हैं। आगे, एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय द सेक्शन, बताइए कौन सा? 2E। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एज पर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ, बार बार क्या आ रहा है? एग्रीमेंट। तो देख लो एग्रीमेंट का कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे, A promise to deliver his was to B and in return B promises to pay a sum of 2000. There is said to be N. क्या हो गया है? क्या एग्रीमेंट हो चुका है? हाँ, हालांकि मैं तो बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट ही हो चुका है एक तरीके से, इन्फोर्सिबिलिटी भी है, कॉमर्शियल नेचर के भी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज ने कंसिडरेशन के बदले एक दूसरे से एग्रीमेंट कर लिया है। एन एग्रीमेंट, बताइए, ये बताइए, बहुत सारे बच्चे, मैं देखो 5 स्टार लगा रहा हूं इस पे, बहुत सारे बच्चे से गलत करेंगे। सी क्या है? ऑफर प्लस जी नहीं, जी नहीं। कंसिडरेशन होना किसी एग्रीमेंट में कहां लिखा है बताइए? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस है बस। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। इनफोर्सिबिलिटी आ जाए तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन कहीं भी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 25 के रेलेवेंस में बनाया गया है। और सेक्शन 25 क्या कहता था? कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो क्या तब भी एग्रीमेंट बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यस। 5 स्टार मैंने क्यों लगाया? समझ में आया? इसमें सभी बच्चों को लगता है कि ये सही आंसर है, जो कि दिमाग में है। तो कंसिडरेशन यहां से हटा दूं अगर किसी एग्रीमेंट में से या किसी कॉन्ट्रैक्ट में से, तो क्या वैलिड नहीं बनेगा? क्या वो बनेगा? क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने 5 स्टार लगाया है इस पे। अब कॉन्ट्रैक्ट इज, बताइए फटाफट से, जल्दी से पढ़िए। कुछ बच्चे ए और बी पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि उन्हें पहले ही दिख गया। बताइए क्या? जल्दी से बताइए। डी। ठीक। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वाइड सेक्शन कौन सा? 2H। तो ये तो हम देख चुके हैं। द ऑफर मस्ट बी, देखो यहां से आता दिमाग, देख लो। हाँ, आप बताइए। ए और सी तो है कम से कम, तो हम देखेंगे ई ऑप्शन तो नहीं है इसमें। सी, ए क्यों नहीं है? कंडीशनल हो सकता है ऑफर। रीजन बताइए, मुझे बताइए कंडीशनल क्यों नहीं है? और हमने तो बोला था ऑफर कंडीशनल हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें मे है या मस्ट है? नालायको मस्ट। और जो कंडीशनल वाला पॉइंट था वो किसके साथ आता था? मे के साथ। समझ में आया? आंसर सी क्यों है? यही सोच के लगाया था आपने। ठीक, आगे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर, बताइए इनमें से किस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है? ए बाइज अ बुक फ्रॉम अ शॉप, एक ने बिड किया है कि मैं इतने में खरीदना चाहता हूं, तो ये तो नहीं हुआ।
एक्स एंड वाई ने किए कि ये तो वॉइड ही हो गया, जेड ने एग्री किया कि बर्थडे पार्टी अटेंड करेंगे, तो ये भी नहीं है। तो क्या समझ में आया? एलिमिनेशन टेक्निक शायद इकोनॉमिक्स में आपने कर रखा होगा। ए बाइज अ बुक फ्रॉम अ शॉप। पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये शायद आपको ना पता हो, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैंने इसमें स्टार लगा दिया, मतलब आप एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन मैं तो दूंगा ही नहीं पढ़ने के लिए, पहले टेस्ट लूँ। और क्या, बिल्कुल सही तरीका, और आपका दिमाग बिल्कुल यहीं पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहली बार नहीं भी लग रहे हैं वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ साथ के साथ। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। एन एग्रीमेंट मेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, क्या ये एक अच्छी डेफिनेशन है? यस, स्पोकन रिटन दोनों वाली बात जो है इसमें बताई गई है। एक्सप्रेस ऑफ अ टेंडर, टेंडर क्या होता है बताइए? बताया था आपको, इन्विटेशन टू एन ऑफर, की हमारे पास आके ऑफर करिए। एन ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड, ऑफर कब रिवोक माना जाएगा? पढ़िए कि अब ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जल्दी से बताइए फटाफट से। जिसको ऑफर किया गया था, जिसके लिए, वो मर गया है, तो क्या रिजेक्ट हो गया? हाँ। काउंटर ऑफर से रिजेक्ट हो गया? हाँ। जिसको ऑफर दिया था उसने कहा नहीं चाहिए, तो क्या इससे भी खत्म हो गया? यस। तो इस केस में ऑल ऑफ द अबव, शायद एक पीडीएफ मैंने आपको सेंड की थी, उसमें लिखा हुआ था कि ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकता है। ठीक है। फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, तो हमें पता है, लेकिन ये है कौन से ऑप्शन में? पढ़ लीजिए जरा ध्यान से। एक्सेप्टेंस में पढ़ा था आपने, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बिना किसी कंडीशन के, और वो कहां पर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर किस में? बी में। इसमें कई सारे बड़े बच्चे जो है इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्वालिफाइड लगा देंगे, है ना? अच्छा सा लगता है पढ़ने में। आगे, एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन, देखिए ये है टाइम, ये जो टाइम हम कंप्लीट करते हैं ना, कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, तो उसमें बोला जाता है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। तो बताइए जरा एक बार देखिए कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर, क्या एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट? अगेंस्ट द प्रपोजर वर्ड का मतलब समझ में आया? जो भेज रहा है उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, मतलब कब वो अपने ऑफर को किसके अगेंस्ट पूछ रहा है? अगेंस्ट द प्रपोजर। तो जब वो वहां से, याद है आपको, लेटर पोस्ट कर देगा, तब आप रिवोक नहीं कर सकते। तो कहां लिखा गया है बताइए फटाफट से? व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर, बिल्कुल सही है, याद है आपको ये वाली चीज? सी में क्या वो अलग हो सकते हैं, मतलब पोस्ट नहीं कर रहा ना, खाली लिखा है बस। अभी तो आउट ऑफ कंट्रोल तो है ही नहीं अभी उसके, बस खाली लिखा है, उसने पोस्ट नहीं किया। तो हमने याद करो कि वर्ड भी लिखवाया था मैंने आपको कि अगर उसने पोस्ट कर दिया है, सो दैट इट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के कंट्रोल में नहीं है अभी। जैसे मैंने मन में सोच लिया, मैंने पर्ची में लिख के रख लिया, तो कम्युनिकेट तो नहीं किया ना आपने, और ना कम्युनिकेशन करने की प्रोसेस में डाला। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, ऑफर कब कंप्लीट होता है बताओ जरा? जब किसकी नॉलेज में आ जाए? ऑफरिंग। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन इसमें नॉलेज वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो बताइए आप क्या बोलेंगे इसको? रिसीव्ड बाय द ऑफर, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्या मेरी बात समझ आती है? आगे, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे बात समझ में? ये भी दैट पर्सन एक सही आंसर नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? जो ऑफर कर रहा है, जिसको मिल रहा है, इसीलिए बोला जाता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आउट ऑफ द फॉलोइंग में आपको ये बताना है। कि मेरी बात समझ आती है? ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट, तो यानी कि एसेंशियल्स ऑफ ऑफर है यहां पर, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। एक एक करके पढ़ते हैं। कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, बताइए फटाफट से। इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हैव सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस टर्म्स एंड बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom इट इज मेड। फॉल्स बताना, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ए, अपना दिमाग लगाइएगा, बहती गंगा में हाथ ना धोए। नहीं यार समझ में? एक बार पढ़वा दूं ऑप्शंस को, देखिए पहले मैं बी से पढ़वाता हूं। क्या सही लिखा हुआ है? इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यस, ये तो आप मानेंगे कि ये सही लिखा हुआ है। ठीक, दूसरे पे आता हूं मैं। हैव सर्टेन एंड अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस वर्ड का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। तो क्या लिखा है? सर्टेन मतलब एम्बिगुअस होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस तो सही लिखा हुआ है, और सर्टेन वर्ड का भी मतलब सही है, और कम्युनिकेटेड भी हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ? यही तो पढ़ा हुआ है हमने। द ऑफर मस्ट नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। आया समझ में या नहीं? तो देखो पहले पढ़ा होना चाहिए, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके एमसीक्यू सॉल्व होंगे।
ठीक है, अरे मैंने काट के दिया इसको, ये आंसर। अब जरा ध्यान से पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी केस स्टडी वाला पॉइंट आया। ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट, एक्स ने इनवाइट किया है वाई टू डिनर इज इट आउट ऑन संडे, और वाई ने हायर की एक टैक्सी और एक्स के घर पहुंच गया अपॉइंटेड टाइम पे, बट एक्स फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, मतलब खाना नहीं खिलाया। कैन वाई रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम एक्स? क्यों? सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट से नालायक, यस क्या हुआ? डिनर पे बुलाया, नहीं खिलाया, डिनर कॉमर्शियल नेचर हो गया ये। कैसे गधों वाली बातें कर, रिवाइज करके आए थे, नहीं आए थे? और किस लॉजिक से सोचा बताओ? खाने को नहीं मिला बस, नालायक। बताइए तो क्या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? नो, एज द इंटेंशन वाज टू नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इनमें से कौन सा जो है बेस्ट स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? फटाफट से बताइए। बताइए क्या ऑप्शन लग रहा है आपको, जल्दी से बताओ, रिवील करें आंसर। ऑप्शन बताओ चलो पहले। पहले मतलब समझ रहे हो ना, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। ये एक डिफाइंड सर्टेन पार्ट, सर्टेन पार्ट्स का मतलब पहले इसमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी था, पहले इसमें पार्टनरशिप था, सब अलग हो गया अब। और लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स ओनली कैसे प्रिंसिपल्स? जनरल प्रिंसिपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट? बताइए इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, जल्दी से बताइए। ए एंड बी प्रॉमिस टू मैरी ईच अदर। सोच लो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? सोच लो। सोच लो, मुझे तो लग रहा है बी आंसर है। बी ही आंसर है। ठीक, अच्छा मैं आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाऊं, देखो कैसे। आप कह दोगे कि बी वो कोच मैंने जो नहीं, मैं बता दूं, देखो थोड़ा दिमाग घुमाऊं। मैंने कहा था ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है ए में सारी टर्म्स क्लियर है? कहाँ कह रहे रेम्यूनरेशन जैसे हम तय कर लेंगे, हालांकि आंसर यही है। चलो, फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज मस्ट क्या करेंगे बताइए? एग्री टू ईच अदर, पुट एन ऑफर फॉर काउंटर ऑफर, स्टिपुलेशन फॉर इंडिविजुअल, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेंस। क्या ये हमने करा था? बताइए इसका दूसरा नाम क्या था? ये हमने पढ़ा था आपको लैटिन वर्ड्स में, कंसेंसस एड आइडम। लिख दो यहां पर, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। कंसेंसस, ये लिखवाया हुआ है, रहने दो, मत देखो, पढ़ते नहीं हो बस। एड आइडम ये लिखा गया है, इसे बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या बोलते हैं इसको? मीटिंग। ये भी पूछा जा सकता है आपके, कंसेंसस एड आइडम का क्या मतलब है? सब चीज पूछी जा सकती है, फटाफट से लिख लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में, लेकिन ध्यान रखना है इसको। ठीक है, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस का भी मतलब यही है, और कंसेंसस एड आइडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। दो हिंदी मीनिंग है, मतलब इंग्लिश मीनिंग है इसके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस? पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तो पहले, सबसे पहले क्या आएगा? ऑफर, उसके बाद कंसिडरेशन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, लेकिन आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, तो वो एग्रीमेंट के लिए। पॉइंट आया समझ? आगे चलते हैं। गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो एट द प्राइस लेबल विल अमाउंट टू ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर, बहुत बढ़िया। व्हाट कैन अ कैटलॉग ऑफ बुक्स लिस्टिंग प्राइस फॉर ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग वेयर प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक्स आर अवेलेबल बी टर्म्ड एज? जल्दी से बताइए। उस पर क्या सारी चीजें लिखी है, तो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। और क्या है? सारी चीजें लिखी गई हैं, कहां से खरीदना है, यहां से खरीदना है, इतने प्लेस, इतने मार्क का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट अ वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज इनकरेक्ट? हमें गलत बताना है, किसके बारे में? ऑफर के बारे में या एक्सेप्टेंस के बारे में? क्या लगता है आपको? पढ़िए, वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। तो बताइए एक्सेप्टेंस के बारे में कौन सी चीज गलत है? डी, बिल्कुल सही बात है।
क्या आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा हुआ है एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड? यस। प्रिस्क्राइब्ड मैनर वाला पढ़ा है क्या? कम्युनिकेटेड वाला पढ़ा है क्या? एक ही नहीं पढ़ा और वही आंसर, बिल्कुल सिंपल लॉजिक, ठीक है। काउंटर ऑफर क्या है? रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर पढ़ा हुआ है हमने, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर्सन मेकिंग क्या लिखा हुआ है? पर्सन मेकिंग व्हाट? ऑफर, क्या बोलते हैं उसको? प्रॉमिसर। अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड व्हाट? प्रॉमिसर, या फिर क्या और दूसरा नाम बताओ? ऑफरर। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें प्रॉमिसर ना होके क्या लिखा जा सकता है? ऑफरर। समझ में आती है ये वाली बात? ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट अ वैलिड एक्सेप्टेंस? इनमें से कौन सा एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगा? एक्सेप्टेंस बताइए। अजीब क्वेश्चन है, फिर भी आपको करना पड़ सकता है और एग्जाम में आ सकते हैं 4-5 क्वेश्चन अजीब। यही आंसर आ जाए तो आप याद रखेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब सारी चीजें एक्सेप्ट करने से पहले क्वालिटी फिटनेस सब्जेक्ट मैटर का क्या है, तो हम सब चीजें तय करने के बाद एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से बताइए ट्रू कौन सा है? ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोकेबल होते हैं, या फिर ऑफर एक्सेप्टेंस इरिवोकेबल होते हैं, या फिर ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस को नहीं रिवोक किया जा सकता है, या फिर एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है, ऑफर को नहीं? बताइए। रिवोक का मतलब जिसे वापस लिया जा सकता है, तो क्या चीज है? ऑफर को वापस लिया जा सकता है या नहीं? एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है या नहीं? ये बताइए। दोनों को वापस लिया जा सकता है, इसलिए तो टाइम लिमिट और जो कम्युनिकेशन का हमने पढ़ा किससे पहले वापस लिया जा सकता है, तो ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस को भी वापस लिया जा सकता है। आगे, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू टेलीफोन इज रिगार्डेड एज कंप्लीट व्हेन? जब आपने बोल दिया है या जो सामने वाला व्यक्ति है, acceptance comes to the knowledge of party proposing, offerer के acceptance is put in course of transmission, या acceptance is done whatever is required by done by him? बताइए कौन सा वाला पॉइंट है? कौन सा वाला? नॉलेज वाला। क्या यही पढ़ा है हमने कि सामने वाले की नॉलेज में आ जाए, इसी को बोलते हैं पूरा हो जाएगा। When one of the following falls into the category of offer? इनमें से कौन सा ऑफर है? नॉट इन्विटेशन टू ऑफर। क्या पूछा इनमें से? ऑफर कौन सा है? तो आप बताइए सबसे पहले, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट की हम सेल करने वाले हैं, तो ये ऑफर है या एग्रीमेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर है? इन्विटेशन टू ऑफर। दूसरा, डिस्प्ले ऑफ गुड बाय शॉपकीपर इन दिस विंडो, जिसमें लिस्ट प्राइस लिखा है, क्या है? इन्विटेशन। एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ कंसर्ट की हम टिकट, इन्विटेशन। नेक्स्ट क्या लिखा है? अनाउंसमेंट फॉर रिवॉर्ड टू द पब्लिक। इसका मतलब क्या होता है? कुत्ता खो गया, बिल्ली खो गई, जो ढूंढ के लाएगा, तो इसे ऑफर बोलते हैं या इन्विटेशन टू ऑफर बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं। फाइनल विलिंगनेस होती है, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। ये पढ़ रखा है क्या हमने? हाँ। तो आंसर कौन सा होगा? डी। A sees an article marked price rupees कितना? 20 in a B shop. He offers B 20 rupees of the article, but B refuses to sell, saying the article is not for sale. Advice A, क्या कर सकता है वो? पहले क्वेश्चन समझ में आया? एक बायर है, एक सेलर है। सेलर ने प्राइस टैग लगाया हुआ है, वो टैग लेके उसके पास गया, वो कह रहा है मुझे खरीदना, कह रहा नहीं बेच रहा मैं। A cannot और A can। A cannot, क्या ये बात समझ में आती है? और रीजन क्या है इसका बताओगे? क्या रीजन है? ये ऑफर था या इन्विटेशन टू ऑफर था? इन्विटेशन टू ऑफर। ऐसे अनजान ना बने बैठे। एक दो बच्चों को मैं देख रहा हूं, जो जो हम बता रहे हैं आपको, क्या वो पढ़ाई हुई चीजें हैं या पढ़ाई हुई नहीं चीजें हैं? सारी पढ़ाई हुई चीजें, कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा गलत है? ओरल एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। बताइए सही है गलत है? सही है। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। क्या ये बात सही है? यस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या ये बात सही है? हाँ। एक्सेप्टेंस मे नॉट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? नो। एक्सेप्टेंस ऑलवेज मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, मोड, टाइम, सब चीजें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उनका फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़िए और आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड अलोन करेक्ट है, क्या चीज है? तो आप एक बार पढ़ेंगे। पहले उन्होंने बोला देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ, तो ये बात गलत है। इंग्लिश और इंडियन लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। बोथ अंडर इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। नो, ये भी बात गलत है, दोनों में रूल्स अलग हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ व्हेन लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड इट इज कंप्लीटेड ओनली एज अगेंस्ट द प्रपोजर। क्या ये बात सही लिखी गई है गलत? दोबारा पढ़िए। एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होगी जब एक प्रपोजर के अगेंस्ट, जब वो उसे पोस्ट कर देगा। क्या ये बात सही है या गलत है? सही है। प्रपोजर मतलब वर्ड ऑफरर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी? जब वो वहां से एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देगा। तो आंसर कौन सा सही है इनमें से? सी, यानी कि थर्ड अलोन।
पॉइंट आया समझ में? आगे चलते हैं। इन अ कॉमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट्स द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज, बताइए क्या माना जाएगा? जब हम लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो माना जाएगा कि इंटेंशन ऑफ पार्टीज है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसको। मैं मान लीजिए कार बेचना चाह रहा हूं किसी को, तो क्या मानना चाहिए? सोशल डोमेस्टिक नेचर के हैं या इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? ठीक। एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज enforceable by law at the option of aggrieved party। क्या ये सही बात है? ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, बताइए कैसा राइट? तो इसे बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। क्या ये बात समझ में आती है? जिस आदमी के हिसाब से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी के अगेंस्ट आपको राइट मिलता है। एन एग्री, इसको क्या स्टार लगा दूं एक बार? 61 वाले को स्टार लगा दें क्या इसको, है ना? ठीक। एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज सेड टू बी वॉइड अंडर सेक्शन। बताइए कौन से सेक्शन में से वॉइड बोला गया है? जल्दी से। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इसे वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। तो कौन से सेक्शन में? हमने ये पढ़ा नहीं है, जी सेक्शन में। बाकी ऑलमोस्ट सारे हमने पढ़ रखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे मार्क कर दिया है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। अभी हमने कितने एमसीक्यूज कर लिए हैं? 62। 100 करेंगे चलो आज। दिमाग पूरा सेंटर में रहना चाहिए आपका। कुछ कई बार ऐसा होता है कि एक दिन का समय ऐसा होता है कि जब ऐसा लगता है कि यार अजीब अजीब सा है, जो आपकी शक्लों पे शायद मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा, है ना? भूख भूख लग रही है? भूख नहीं लग रही? खा लिया? सही माइलेज देते हो तुम तो, है ना? चलो अभी हमारे पास टोटल 27-8 क्वेश्चंस और हैं जो हम 100 तक करेंगे, ठीक है? इनको ध्यान देंगे। पहले आपसे फिर पहले 100 ही पूछूंगा कल, ठीक है? एमसीक्यू में। When the contract is preferably valid in its substance but cannot be enforced because of certain technical defect, this is called as क्या चीज? Unenforceable। सारी चीजें सही है लेकिन आप फिर भी नहीं केस कर सकते, तो इसे क्या बोलते हैं? Unenforceable। The term proposal or offer has been defined in कौन से सेक्शन? है ना? आगे द टर्म प्रॉमिस हैज बीन डिफाइंड, बताइए कौन से के अंदर? ए बी हो गया तो क्या बच गया? सी। ए किसका है? ऑफर। बी किसका है? एक्सेप्टेंस। डी किसका है? कंसिडरेशन। तो बचा क्या? सी। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। नेक्स्ट, ऑफर इंप्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज या सर्कमस्टांसेस, उसे कौन सा ऑफर बोलेंगे? बताइए फटाफट। इंप्लाइड ऑफर। एन ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज नोन एज, ग्रुप भी आता है उसके अंदर, बताया था मैंने आपको, तो इसे स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल, देखो यहां पर डाउट आ सकता है आपको, स्पेसिफिक लिखे या स्पेशल लिखे? क्या क्या पढ़ाया है आपको? स्पेसिफिक। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ किसके? द पर्सन हु इज मेकिंग या पर्सन टू हुम इट इज मेड? टू हुम इट इज। तो आंसर क्या होगा? ए। द टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी, कैसी होनी चाहिए बताइए? एम्बिगियस, अनसर्टेन या डेफिनेट? डेफिनेट। एम्बिगियस वर्ड का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट क्लियर। क्या ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको? ठीक। हाँ, मस्ट बी व्हाट? वेग्यू, एम्बिगियस, अनसर्टेन, सभी में कुछ कुछ क्लियर नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछा है? मस्ट बी, क्या होना चाहिए? हाँ, नॉट क्लियर। The offer should not contain the term the non-compliance of which amounts to acceptance. This statement is, देखो ऊपर क्या लिखा है? should contain और should not contain। तो सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है, तो आंसर क्या होगा? A। When two persons make identical offers to each other in ignorance of each other's offer, बताइए क्रॉस या काउंटर? क्रॉस। और मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों को पता नहीं चल पा रहा बिल्कुल नहीं रिवाइज करके आए होंगे, अदरवाइज तो ऐसी चीजें रिवाइज नहीं भी करके आए तब भी पता चल जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक। द ऑफर इज रिवोक्ड, ऑफर को रिवोक मान लिया जाएगा कब? जब एक व्यक्ति मर जाए, लैप्स ऑफ टाइम, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ। ठीक। एक्सेप्टेंस इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, बताइए वैलिड है या वॉइड है? पहली चीज तो इनवैलिड और वॉइडेबल नहीं होता ऑफर में कुछ भी, या तो वैलिड होगा या वॉइड होगा। तो क्या आंसर होगा? वॉइड। तुम्हें पता ही नहीं था ऑफर का और तुम कह रहे मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। जैसे ऐसा नहीं था कि एक नौकर था घर का, ऑलरेडी ऑब्लिगेशन में था, मिल गया, वो कुत्ता ले आया, लेकिन उसे ऑफर नहीं पता था, तो क्या उसे पैसे मिले? क्या नहीं, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। Acceptance should be given within time specified by the offerer, reasonable time है, such time as the offer lapses। जो टाइम स्पेसिफाइड है भाई उसमें देनी चाहिए। रीजनेबल टाइम क्या हो गया? पहला पॉइंट तो यही है ना, ऑफर को किस टाइम में परफॉर्म करना चाहिए? एक्सेप्टेंस को किस में? जब बोला जाए, बस बात खत्म।
एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी हर्ड, ऑडिबल या अंडरस्टूड या सारे? सुना भी होना चाहिए, समझा भी होना चाहिए, सारी चीजें। तो आंसर क्या होगा? डी। सेक्शन कौन सा कहता है जो कंसिडरेशन को डिफाइन करता है? बताइए। 2D। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ। बहुत बढ़िया, ये गधे बच्चे हैं, गधे बच्चों की पहचान है। सामान किसका होगा, ये कितने का होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मैंने कहा मेरा फोन खरीद लो 10,000 रुपए में, तुमने कहा नहीं 8,000 में खरीदूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी चली या मेरी चली? मेरी। जी हाँ, और लास्ट में डिसाइड मैंने किया। मैं बोल भी सकता था भाग यहां से। इसलिए पहला रूल क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। का मतलब यह है दे कोई भी सकता है, लेकिन कोई चीज कितने की बिकेगी ये कौन डिसाइड करेगा? ऑफ प्रोमिसर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये तो रूल्स में पढ़ा है हमने। कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट बताइए क्या हो सकती है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ध्यान रखना जब इंग्लिश लॉ आएगी, अगर मैंने कभी नहीं लिखवाया है, कभी भी इंग्लिश लॉ जो है आपकी, उसमें और इंडियन लॉ में यही डिफरेंस है कि इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को नहीं माना गया है। जैसे इंडिया में लिखा है ना कि पास्ट कंसिडरेशन जो है वैलिड होती है ना, तो इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक हो गया? तो ये कोई कंसिडरेशन नहीं होती। पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इंडिया। An agreement without consideration is valid when made out of natural love and affection, to pay time barred debt, to compensate a person who has already done something. क्या ये सारे पढ़े हुए हैं हमने? हाँ। If only a part of the consideration object is unlawful, the contract is, बताइए। क्योंकि एक ऑप्शन भी हमें नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ ढंग का वाला। वो कह रहा है वैलिड जहां तक लॉफुल है, वॉइड जहां तक अनलॉफुल है। तो अगर ये वाला सही है तो फिर ये भी वाला सही होता। यहां देखो लॉजिक लगाना है आपको, कॉमन सेंस। इसका मतलब और बोथ का आंसर कहीं दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? देख लो, डी होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दिया है मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। द एक्सप्रेशन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, बताइए फटाफट से। बताओ फिर ये कहां लिखा हुआ है? ए आपसे, ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज ओनली, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। ठीक है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थर्ड पर्सन क्या कर सकता है? जो बेनिफिशियरी है वो स्यू कर सकता है। फ्रॉम हुम द कंसिडरेशन हैज बीन प्रोसीडेड अगेंस्ट कैन स्यू, कैन नॉट स्यू इवन इफ द कंसिडरेशन हैज बीन प्रोसीडेड फ्रॉम हिम, कैन नॉट स्यू एट ऑल फॉर वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या होगा? डी। जो थर्ड पर्सन है उसका मतलब ही क्या है? जो स्यू कर सकता है या स्यू नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। इन इंडिया द पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, बताइए जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है उसे क्या किया जा सकता है? क्या प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन भी होता है क्या? नहीं, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये बताया गया है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में, बिकॉज इट कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। नहीं, यही बात समझ में? बताइए इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है आपको? भाई मैंने मान लीजिए ऋषभ से कॉन्ट्रैक्ट किया और ऋषभ कह रहा है श्याम से पैसे ले लेना। अब सवाल यह है श्याम क्या कर सकता है? तो कभी केस कर सकता है क्या? यस, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्या ये बात समझ में आती है? आगे, कैपेसिटी कौन से कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में डिफाइन की गई है? सारे एसेंशियल्स कौन से सेक्शन में है? 10 में। और अगले ही सेक्शन में क्या डिफाइन किया गया? कैपेसिटी। याद है माइनर वाला और ये सारे पॉइंट्स है, तो ये किसके अंदर आएगा? 11 में, और शायद आपको लिखवाया भी हुआ है। ठीक है, आगे। कंपिटेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट मींस, बताइए एज ऑफ द पार्टीज है, साउंड माइंडनेस है, या दोनों है, या इंटेलिजेंस है? तो सी ऑप्शन जो है वो साथ ज्यादा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बताइए इनमें से क्या माइनर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। पर्सन अनसाउंड माइंड। ठीक है, ये सारे ही आंसर हैं, तो आंसर क्या होगा? डी। अब माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, दिस वाज हेल्ड इन केस ऑफ, तो ये किसके केस में हेल्ड किया गया? तो मोहिरी बीबी वाले केस में हेल्ड किया गया। आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर भी मैंने एक बार ऐसे ही पढ़ा दिया। ठीक। द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या लगता है आपको? ऑप्शन बी, 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर नालायक। कुछ भेदभाव करता है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? नहीं।
आर गुड्स सुटेबल टू द कंडीशन इन द लाइफ ऑफ द माइनर एंड द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सेल एंड डिलीवरी। बताइए कौन से गुड्स होते हैं वो नेसेसरी, और कुछ हमने पढ़ा ही नहीं इसमें। देखो फिर से आगे, कंसेंसस एड आइडम मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फाउंड विदाउट फ्री कंसेंट द इज कैसा होता है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीगेट पार्टी और नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स आर अंडर यूनिलेटरल मिस्टेक्स आर इफ सच मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय फ्रॉड मिसप्रेजेंटेशन, तो क्या होगा बताइए, वॉइड होगा। आगे मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ ट्रीटेड एज सेम मैनर एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्या बताया था ये आपको, टेबल में बना के बताया था कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। आप टेबल याद करना, वो जो टेबल बनाया था आपको मिस्टेक्स वाला। एन एग्रीमेंट सफर्स फ्रॉम एनी अनसर्टेनिटी, तो बताइए क्या होगा वो एग्रीमेंट, वॉइड होगा। और क्या होगा, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर, बिल्कुल दिक्कत कोई भी बात नहीं। आगे प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ अपॉन डिटर्मिनेशन और एसर्टेनमेंट ऑफ एन इंसेंटिव, बताइए वेजरिंग एग्रीमेंट। और ध्यान रखना ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट है ये कैसे होते हैं, वॉइड, बस एक स्टेट को छोड़ के जहां पर वैलिड होते हैं, और वैलिड होते हैं मुंबई में जहां पर बेटिंग गैम्बलिंग वैलिड है। क्या ये बात समझ में आती, लेकिन आपके में आपको इन जनरल रूल्स पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ, 2 MCQs रह गए, जल्दी आ जाओ। फोन उठा लेते बस, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बात नहीं। देखिए अब आप बताएंगे, इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर, बताइए गुजरात में और महाराष्ट्र में जो कोलेटरल ट्रांजैक्शंस हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स के, वो कैसे होते हैं बताइए फटाफट। और वॉइड तो है नहीं, सोच लो, सोच लिया। अभी तो आपने बताया मुंबई में वो, जी हाँ, लेकिन कहाँ पर बताया था, इन्होंने किसके साथ पूछा है, ऑब्वियस सी बात, एक जगह की बात कही जा रही है तो वो वहां पर लिखते, तो क्या होगा, इलीगल एंड वॉइड। आगे चलते हैं। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट व्हाट, आइदर ए और बी, मतलब क्या है इसका, दोनों में से कोई। यह हमारे 100 MCQs खत्म हो जाते हैं। हमारे पास कितने MCQs और बचे हैं ये हम देख लेते हैं। कितने और बचे, टोटल मिला के तो हमारे पास कितने MCQs बचे हैं, 70। तो ऐसा करते हैं कि 100 MCQs हमने कर लिए हैं, इन 100 का आपका कल पहले इन्हीं सेम MCQs का, लेकिन आपको ना PDF दूंगा ना कुछ दूंगा, दिमाग में रखना है आपको। और पहले 100 MCQs का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो 70 MCQs है वो पढ़ेंगे, और उसी समय टेस्ट होगा कल ही। तो कल थोड़ी मेहनत करके आनी है आपको, और कुछ MCQs में अलग से भी दे सकता हूं, वो बिल्कुल सिलेबस के रेलेवेंस में होंगी, वो पूछ लेना अलग से, ये अलग से। क्या चीज, क्या कह रहे हैं, एक मिनट एक बार बंद कर देना, सबको पता चल जाए क्या चल रहा है।